नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों की। सीएए विरोध के नाम पर ये वो दंगे थे जिसमें चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, हिंदुओं की हत्या की गई थी, घर और दुकानों में आगजनी की गई थी। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने अब इसी मामले में 9 दंगाइयों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2020 को गोकलपुरी थाना क्षेत्र में चमन पार्क मेन जोहरीपुर रोड पर यतेंद्र कुमार शर्मा के मकान और दुकान में दंगाइयों ने आग लगा दी थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोप पत्र में मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद आरोपी बनाए थे। यतेंद्र कुमार शर्मा ये इंतजार कर रहे थे, उनका परिवार ये इंतजार कर रहा था कि उन्हें न्याय मिलेगा और अदालत इन दंगाइयों को सजा सुनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोर्ट ने दंगे के आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस की ओर से एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को गवाह के रूप में ट्रायल के दौरान पेश किया गया था, जिसमें एएसआई की गवाही पर कोर्ट ने भरोसा नहीं किया और दूसरे गवाह हेड कांस्टेबल विपिन की गवाही यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्होंने देरी से अपना बयान दर्ज कराया था। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे, क्या न्यायपालिका सिर्फ दंगाइयों के प्रति जवाबदेह है? क्या दंगा पीड़ित यतेंद्र कुमार शर्मा न्याय के अधिकारी नहीं है? क्या दंगे के आरोपियों को बरी करना सभ्य समाज के लिए खतरा नहीं है? चर्चा इसी को लेकर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। शाहरुख, राशिद, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद, ये वो नाम है जिन पर आरोप था कि उन्होंने देश की राजधानी में आतंक फैलाने का काम किया। ये वो नाम है जिन पर आरोप था कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में जिहादी चरमपंथ का ऐसा खूनी खेल खेला जिसने देश के संविधान और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रखी। करीब 3 साल पहले सीएए और एनआरसी का बहाना लेकर राजधानी में इस्लामिक कट्टरता का जो नंगा नाच किया गया, हिंदुओं के खिलाफ जो बर्बरता दिखाई, उसे अब तक देश की जनता भुला नहीं पाई है। सीएए विरोध के नाम पर चुन चुन कर जिहादी भीड़ द्वारा हिंदुओं को मारा गया, उनके मकानों, दुकानों को जलाया गया। इसके बाद उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा और राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने वालों को सजा मिलेगी। दंगा पीड़ित हिंदुओं की ये उम्मीदें उस समय ध्वस्त हो गईं जब अदालत ने 9 जिहादी दंगाइयों को बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल विपिन ने गवाही दी कि यही दंगाई है, इन्होंने ही आग लगाई थी, लेकिन भारत की अदालत को ये गवाही स्वीकार नहीं हुई। दिल्ली के निचली अदालत ने दिल्ली दंगे से जुड़े 9 आरोपियों को बरी कर दिया। शायद आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए उन दरिंदों को आजाद कर दिया गया। दिल्ली के ये दंगाई हिंदुओं को चिढ़ाते हुए सीना चौड़ा करके चल सके। वो दंगाई जिन पर आगजनी और उपद्रव करने का आरोप था, आज वो स्वतंत्र है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज देश की जनता जानना चाहती है। क्या दिल्ली पुलिस की गवाही अदालत में मायने नहीं रखती? क्या दिल्ली को दहला देने वाले ये आरोपियों का स्वतंत्र होता आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा नहीं है? न्यूज़ डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। आपको याद होगा साल 2020 में फरवरी के महीने में किस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर ये दंगे भड़के और हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई थी। चुन चुनकर हिंदुओं पर वार किया गया था, हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, हिंदुओं के दुकानों को जलाया गया था और किस तरीके से जिहादियों का नंगा नाच राजधानी दिल्ली के अंदर उस दौरान देखने को मिला, ये हम सब ने देखा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उस दिन जो कुछ हुआ या राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में जो कुछ हुआ, वो ऐसा करने वाले कौन लोग थे? क्योंकि 9 आरोपियों को अदालत की ओर से बरी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 9 आरोपियों को बरी किया गया है। वो कौन से 9 आरोपी हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
जिसमें हालांकि हमने जो रिपोर्ट आपने देखी, उस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, हमने आप उसमें बताया आपको सिलसिलेवार तरीके से कि कौन से वो 9 आरोपी हैं जिनको बरी किया गया है अदालत की ओर से। मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद। जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उसमें उस आरोपी को भी अदालत की ओर से बरी कर दिया गया। ये शाहरुख जो आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके हाथ में पिस्तौल भी आप देख पा रहे हैं, और ये जो फोटो है उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत वायरल हुई थी ये, क्योंकि इसने एक पुलिस अधिकारी के ऊपर, एक पुलिसकर्मी के ऊपर इस पिस्तौल को ताना था। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उस वक्त, और ये कहा जा रहा है, आरोप ये है कि बाबू वसीम, जिसको अदालत की ओर से बरी कर दिया गया कल, उसने ये पिस्तौल मुहैया कराई थी इस शाहरुख पठान को, जिसके हाथ में पिस्तौल आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है शाहरुख पठान। और इस शाहरुख पठान को पिस्तौल जो मुहैया कराई थी वो बाबू वसीम ने कराई थी, लेकिन अदालत की ओर से बाबू वसीम को बरी कर दिया गया है। और यह कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ उस तरीके के साक्ष्य नहीं जुटाए हैं जिसमें इसको आरोपी तो बनाया गया, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का कोई दोष सिद्ध हो पाए, इसीलिए इसको बरी किया जाता है। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल वही है जो हम बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जो दंगे हुए, फिर वो कौन लोग थे, किन्होंने इन दंगों को भड़काया, किन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, किन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदुओं की जान लेने वाले वो कौन लोग थे, किन्होंने हिंदुओं की दुकानों को जलाया, कौन वो लोग थे जिन्होंने हिंदुओं के घरों को जलाया, बाइक को जलाया, कार को जलाया, बसों को जलाया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर एक गंभीर चर्चा आज हम करने वाले हैं। और बड़ा सवाल यही है जो हम पूछ भी रहे हैं, जिसमें ये 3 अहम सवाल हम उठा रहे हैं। पहला सवाल यही है कि क्या न्यायपालिका सिर्फ दंगाइयों के प्रति जवाबदेह है? क्या दंगा पीड़ित यतेंद्र कुमार शर्मा न्याय के अधिकारी नहीं है, जिनको आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था? और क्या दंगे आरोपियों को बरी करना, यानी कि दंगे के आरोपियों को इस तरीके से बरी करना, यह सभ्य समाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा नहीं करता है? ये वो अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की जो चर्चा है वो रहने वाली है। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी, जो कि दिल्ली के पूर्व एसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही रेहान अली, जो कि आज़ाद समाज पार्टी है इनकी और भीम आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वेद भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके से अदालत ने इन सभी 9 आरोपियों को बरी किया है, क्या यह माना जाए कि दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से साक्ष्य पेश करने थे वो ठीक से साक्ष्य पेश नहीं कर पाई और इसी वजह से इन जिहादियों को इसका फायदा मिला और आज वो खुली हवा में सांस लेने के लिए, मतलब कुल मिलाकर के उनको पूरी छूट है कि वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं? देखिए अमित जी, जो हमारा देश है संविधान और कानून से चलता है जी। जो दंगे में अदालत ने कहीं नहीं कहा कि दंगे नहीं हुए, आगजनी नहीं हुई, या पुलिस ने जो अपराधी थे जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको झूठा अरेस्ट किया है। कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे सबूतों के अभाव में उनको बरी किया गया है, ना कि उनको क्लीन चिट दी गई है। क्योंकि जो टेक्निकल ग्राउंड है उसमें जो एक तो पब्लिक का कोई गवाह नहीं था, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के सारे दंगाई थे। तो कोई भी आदमी उनमें से पब्लिक का कोई विटनेस पुलिस को नहीं मिला जो आके कह सके कि हाँ शाहरुख पठान ने या बाकी अन्य लोगों ने दंगा किया, या जो भी उनके मिसडीड थे, क्रिमिनल एक्ट को प्रोजेक्ट किया जा सके। दूसरा, नहीं, पहली बात तो शाहरुख पठान को भी बरी नहीं किया गया है। पहली बात, वो शाहरुख जो जिसको बरी किया गया है वो और शाहरुख है, 2 शाहरुख थे इसमें, एक शाहरुख एक शाहरुख पठान। तो शाहरुख पठान को भी इसमें बरी नहीं किया गया है जी। यानी आपने शाहरुख जो दिखा रहे हैं वो शाहरुख है जिसने रिवॉल्वर, हाँ ठीक है, लेकिन उसको बरी नहीं किया है, वो बरी नहीं हुआ है। अच्छा जी, आपने उसको दिखाई थी पिक्चर, मैं इसलिए उसका नाम बोल रहा हूँ क्योंकि जो 2 पुलिस के जो गवाह है, कानून की मिश्रा जी बताएंगे आपको, पुलिस के गवाहों पर विश्वास नहीं किया जाता।
जाता, क्योंकि अदालत का सिस्टम, कानून का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि पुलिस के जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है या जो उनकी गवाही है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। उसके लिए इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र गवाहों की जरूरत पड़ती है जो इन तमाम केसेस के नहीं मिल पाए। एक जो पुलिस का अधिकारी था वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका था, और दूसरा जो हेड कांस्टेबल था उसकी गवाही चूंकि लेट रिकॉर्ड की गई थी इसलिए उसकी गवाही को उतनी अहमियत नहीं दी गई, चूंकि इसमें कोई पब्लिक का विटनेस नहीं था और अकाट्य सबूत नहीं थे जिनके वजह से अदालत। नहीं, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि दिल्ली पुलिस की भी कहीं ना कहीं खामी रही है, दिल्ली पुलिस की भी कमी रही है, जो इन जिहादियों के लिए साक्ष्य जो उसको जुटाने चाहिए थे, जो अदालत में पेश करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। पुलिस का, या आज भी आप डिफेंड करेंगे दिल्ली पुलिस को? तो बिल्कुल डिफेंड नहीं, 100% डिफेंड करेंगे। पुलिस गवाह बनाती नहीं है, झूठे गवाह नहीं बनाती। जो गवाह अवेलेबल होते हैं, जो एविडेंसेज अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को करते हैं। तभी बोला गया ना, सत्यमेव जयते, ट्रुथ की जयत होती है। वो बरी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं किया था उन्होंने, ये अदालत ने कहीं नहीं किया कि पुलिस ने उनको झूठा बंद कर दिया। उनका अपराध था, इसलिए उनकी वो जेल में भी रहे, उनकी बाद में बेल हुई, तमाम जो न्यायिक प्रक्रियाओं से वो गुजरे हैं। इसलिए कह देना कि पुलिस की लापरवाही नहीं थी। यदि किसी कमरे के अंदर मर्डर हो जाए और कोई गवाह ना हो तो पुलिस क्या करे? उसके लिए गवाही प्लांट करेगी? पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम है जो जिस रूप में इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, जो सबूत आ गए हैं, उनको अदालत के सामने रखना और ट्रूली रखना, सच्चाई के साथ रखना। ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। अदालत ने अपने आदेश में, मैंने भी देखा, उसमें कहीं नहीं कहा है कि पुलिस ने उनको नाजायज बंद कर दिया, झूठा उनको प्लांट कर दिया, क्योंकि ये जरूर जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि ठीक है। संदीप जी, एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई की ओर से जो गवाही दी गई, उस गवाही को नहीं माना गया और जज साहब ने कह दिया कि यह गवाही स्वीकार नहीं है, कानूनन ये ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर उनकी गवाही को नहीं माना जाता है, उनकी गवाही को खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या ये कानून आपको लगता है ठीक है? और जो जिस तरीके से इन आरोपियों को संदेह के आधार पर, क्योंकि जज साहब का ये कहना है कि कल्पना की जा रही है और कल्पना के आधार पर इस तरीके से कोई भी फैसला देना वो ठीक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप ठीक से आप बता पाएंगे कि कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? पूछिए। हाँ संदीप जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक एएसआई और हेड कांस्टेबल की तरफ से जो इसमें गवाही दी गई थी, उस गवाही को खारिज कर दिया गया, उन दोनों की गवाही का, और उसका फायदा इन दंगाइयों को मिल गया, इनको बरी कर दिया गया। और जज साहब का ये कहना है कि ये कानूनन गलत है, इस तरीके से गवाही को पुलिसकर्मियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और स्वीकार नहीं भी किया जाता है। जिस तरीके से अभी आप सुन भी पा रहे थे वेदभूषण जी को, वो भी ये कह रहे थे कि ये कानूनन ठीक नहीं है और इसीलिए उनकी गवाही को खारिज कर दिया गया। अमित जी, अगर 13 दिसंबर का संसद हमला अगर आपको याद हो, संसद हमले के केस में जितने भी गवाह थे सारे पुलिस वाले ही थे, सुरक्षा बल ही थे, और उन्हीं की गवाही के आधार पर अदालत ने फांसी की सजा तक सुनाई जो है। तो ऐसे केस में कहना कि पुलिस की गवाही मान्य नहीं है, देखिए बात यह है कि इतना बड़ा वाकया दिल्ली में हुआ जिसकी लाइव कवरेज बहुत सारे चैनलों ने अपने टीवी पर दिखाया, उसके बावजूद कोई भी गवाह निकल करके सामने नहीं आया। गवाह बनता कौन है? जो अपनी सरकारी नौकरी कर रहा है। उसके अलावा पूरी दिल्ली में कोई भी गवाह बन करके सामने नहीं आया अपनी बात रखने के लिए। दूसरी बात, हम लोगों को यह बताने में असमर्थ रहे कि दिल्ली की अदालतों के अंदर वल्नरेबल विटनेस बॉक्स होता है, जहां पे आदमी अपनी गोपनीयता रखते हुए अपनी बातों को जा करके बता सकता है। अगर ऐसा कुछ किया गया होता तो शायद और ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य आए होते, और साक्ष्य आने की स्थिति में जो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया एक्यूज को वो नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए 2 अदालतों से फैसले आए हैं, एक में जिसमें आर्म एक्ट का बेनिफिट मिला वासीम को, और बाकी 9 एक्यूज को जिसमें बरी कर दिया गया। तो ऐसे दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता दोषी है। मैं तो साफ साफ कहूंगा इसे, दिल्ली पुलिस की ढिलाई नहीं है, दिल्ली की जनता दोषी है जो सामने आकर के अपनी बात नहीं रखी। अगर पब्लिक में डोमेन में इस तरह से दंगा हो रहा है और उस दंगे पर कोई भी जनता सामने आकर के नहीं बोलती है, तो निश्चित ही क्या जनता क्या दोष है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, समय अगर मेरे पास बचेगा तो। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, हम सबने देखा, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, तोड़फोड़ हुई, वाहनों को जलाया गया, आगजनी की गई, ये सब हमने देखा। लेकिन इस मामले में जो 9 आरोपी थे, अब उनको बरी कर दिया गया है संदेह के आधार पर। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर फिर ये दिल्ली के दंगे भड़काए किसने? कौन वो लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा,
हिंदुओं की टारगेट किलिंग की? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आज। देखिए अमित जी, जी आज जो हुआ है वो बहुत दुखद है और ये वास्तविकता है। आप समझें, दिल्ली में अमित शर्मा डीसीपी थे, उन दिनों आईपीएस थे, उनको घेर के पीटा गया। उनके जो साथ व्यक्ति था उसको गोली मारी गई। वेदभूषण जी मेरे साथ बैठे हैं, बहुत सारी डिबेट में हमारे साथ रहते हैं। ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार कितने हिंदुओं को कत्ल किया गया, लगातार एक के बाद एक साजिश हुई। लोग पुलिस वालों के सामने उनके सिर पर बंदूक लगाए खड़े थे और ये कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है। मीडिया में कहते हैं और उस वक्त दिल्ली का कैसा खौफपूर्ण वातावरण था सबको पता है। जो खौफ मुझे लगता है कि हमने सुना था 1947 में, जो खौफ था वही वातावरण दिल्ली में बनाने का प्रयास किया गया था। आज जो घटना घटी, आज जो वास्तविक तौर पे कोर्ट में जो बात डिसीजन आया है वो साफ साफ दिखाता ये है। आचार्य जी कल आया था, कल आया था ये जो फैसला आया था वो कल आया था। जब भी जी हाँ, कल जो भी डिसीजन आ रहा है कोर्ट का वो साफ साफ इस बात को तो नहीं कह सकते कि घटना घटी नहीं। बिल्कुल सही बात है। इतने घर जले, पूरी रोड कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का इलाका है, पूरा जला दिया गया। वो लोग मेरे पास आज भी आते हैं और समझे, अगर लोग गवाही देने नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूंगा उनके मन में खौफ है, डर है। देखिए सब घर वाले हैं, सब ऐसे सीधे साधे लोग हैं और उनको पता है कि आज इन दंगाइयों ने जिस प्रकार से घटना घटी है, कल अगर उन्होंने आज गवाही दी तो कल उनके ऊपर किस प्रकार का आक्रमण किया जाएगा। आप सोचें, सोचने का प्रयास करें। कोई आज स्थिति में पड़ना नहीं चाह रहा है। आज मैंने अपने आप, मेरे क्षेत्र में दंगा हुआ, मुझे मेरे आश्रम के आगे दंगा हुआ, मैंने खुद देखा उस सारे चीजों को और किस प्रकार से लीपापोती की गई है, कैसे उन सामने वालों ने बड़े बड़े वकील इकट्ठे किए। मैं कह रहा हूं हमारे लोगों के साथ तो खड़े होने वाले लोग वकील तक नहीं थे हमारे पास, इतने बड़े और वहां पर एक से एक बड़े वकील वहां उपस्थित थे। जिस प्रकार से मैं कहूंगा ये पूरी तरह से सिस्टम को कोलैप्स किया गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसकी अपील होनी चाहिए। वेदभूषण जी मैं कहूंगा कि आपकी जो लोग भी है, जिस प्रकार से भी घटना है उसके पूरे बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। जिस तरीके से दंगे भड़काए गए थे, जिस तरीके से दंगे हुए थे, उससे ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से और संगठित तरीके से इन दंगों को किया गया था जिसमें हिंदू टारगेट पर था। बिल्कुल सही कहा आपने। रेहान अली जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल मेरा आपसे है कि आज आधा सेकंड और दीजिएगा। अच्छा जल्दी से बोलिए आचार्य जी। मैं कह रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, कैसे बच्चों को स्कूल से ले जाया गया और कहां से जलजला आने वाला है, वो सारी बातें आपके समक्ष है। और स्कूल से बच्चों को ले जाया गया और किस प्रकार से वहां पार्षद जो था खान, उसके घर के नीचे किस प्रकार से क्या क्या किया गया, वो वीडियो सामने अवेलेबल है। अंकित शर्मा को कैसे गूथा गया, याद होगा आपको, अंकित शर्मा कांस्टेबल, कितने छुरे मारे गए, लेकिन वो घटना घटी नहीं। ठीक है रेहान अली जी, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद, अगर ये इसमें आरोपी नहीं थे, इन्होंने दंगे नहीं भड़काए थे, कौन थे? अदालत की ओर से जो फैसला आया है और अदालत ने जिस तरीके से इनको बरी किया है, आप भी मानते हैं कि सभ्य समाज के लिए ये ठीक नहीं है, ये खतरा पैदा करेगा, ये डिफेंड करेंगे आप, क्योंकि वो शाहरुख है, फैसल है, आज़ाद है, राशिद है? रेहान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने जो जमानत दी है वो क्या सही नहीं है? आप क्या कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं? नहीं, उस पर बहस कर रहे हैं हम, चैलेंज नहीं कर रहे हैं उसको। नहीं, आपने अभी जो इनको कोर्ट के फैसले को चैलेंज कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उस पर हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का अधिकार है हमें। देखिए, कोर्ट ने जब जो उन पर आरोप लगे थे, जब कोर्ट ने उनको ही नकार दिया, उनको मतलब जब ये कोर्ट ने साफ बोला है कि सभी आरोपों के खिलाफ सभी आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए, ये कोर्ट ने बोला है। तो कोर्ट ने जमानत दी है। और दूसरी बात सुनिए, सबसे पहले जब जामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च के दौरान एक नाबालिग बच्चा जो पुलिस की मौजूदगी में पिस्टल ताने होता है और वो फायरिंग करता है, तो वो क्या था? मैं जितने जो पैनलिस्ट बैठे हैं मैं उन सबसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मौजूद है, मैं सबको दिखाता हूँ। अरे हमारे पास भी तो प्रूफ है।
वो शाहरुख नहीं, पठान, मैं आपको दिखाता हूँ। शाहरुख पठान पुलिसकर्मी के ऊपर पिस्तौल तानता, वो सबूत हमारे पास भी है। ये कौन है जो पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर रहा है, एक नाबालिग बच्चा, ये कौन है बताइए मुझे। आपने शाहरुख को, किसी को भी जो आपने कोई दंगाई बोल दिया, किसी को दंगाई, तो ये बताइए पुलिस को जो आपने बोला, तो ये क्या पुलिस की नाकामी नहीं थी? तो पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करता है और एक छात्र को जो सदाब नाम का है उसको जाकर गोली लगती है, वो क्या था? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बताइए मुझे। हाँ ठीक है, संदीप जी बोलिए, संदीप जी आप बोलिए। जी बताएं। ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं रेहान साहब, उनको जवाब दीजिए अगर आपके पास अगर इस बात का कोई जवाब है तो। नहीं, मैं सवाल नहीं सुन पाया, उनका सवाल क्या था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लौटा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल मैं करूंगा। आचार्य जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जवाब दीजिए प्लीज़। आज जो बरी किए गए ना, जो लड़के बरी किए गए, आज डिबेट उस पर की जा रही है। जो लोग बरी किए गए उस पर डिबेट है। आप देखिए किस प्रकार से हिंदुओं के इलाकों को जला दिया गया। जामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट मार्च के दौरान एक नाबालिग बच्चा फायरिंग करता है पुलिस की मौजूदगी में, या बिना लाइसेंस वाली थी, पुलिस की मौजूदगी में। तो आम एक्ट के अंदर कितने केस बनते हैं? चलिए, आप दोनों की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आप दोनों की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। देखिए संदीप जी मेरा सवाल आपसे ये है, संदीप जी मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये निचली अदालत का फैसला है, अब इसको चैलेंज तो किया जा सकता है, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो इसको चैलेंज कर सकती है। मैं सही कह रहा हूँ क्या संदीप जी? तो ये क्या था पुलिस की? अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ। हाँ संदीप जी बोलिए, संदीप जी आपने मेरा सवाल सुना क्या? बिल्कुल, अहम फैसले के खिलाफ जो है अपील दायर की जा सकती है, रिवीजन दाखिल किया जा सकता है जी, और रिवीजन होने के बाद ही जो है सही सच्चाई सामने आएगी। और इसमें एलजी को और भारत सरकार को दोनों को ही आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और हम सभी को इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना है, क्योंकि अगर ये मामला ठंडा पड़ा तो शायद कहीं न कहीं एक्यूज जो है अंतिम तक फाइनली। ठीक है, वेदभूषण जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। वेदभूषण जी आप बोलिए। देखिए अमित जी, इसमें लगभग 350 मुकदमे दर्ज हैं। केवल एक इस मुकदमे को लेकर आप कोई डिसीजन मान लेंगे कि सारे दंगों का डिसीजन हो चुका है। 350 मुकदमे इसमें मामले में चार्जशीट हो चुके हैं। मिश्रा जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। पार्लियामेंट अटैक के ऊपर जो पुलिसकर्मी थे उनकी गवाही बहुत स्ट्रांग मानी गई, सक्षम मानी गई, ट्रांसपेरेंट मानी गई। ठीक है, लेकिन वेदभूषण जी अभी आपने कहा कि पुलिसकर्मियों की जो गवाही होती है उसको माना नहीं जाता, अब आप यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर उस मामले में माना जा सकता है तो इस मामले में क्यों नहीं माना जा सकता? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, समय मेरे पास बहुत कम है वेदभूषण जी, आप सभी से मैं माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं, और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।